नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज बाजार के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। मंगलवार को तो बाजार बंद थे, लेकिन सोमवार को काफी शानदार बढ़त देखने को मिली थी बाजार में। 2 फरवरी के बाद निफ्टी 10,700 के पार बंद हुआ है। आज भी काफी सारे अहम ट्रिगर है जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन से अहम ट्रिगर हैं जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल संकेतों की। आज के लिए अहम ट्रिगर ग्लोबल संकेत इस वक्त मिले जुले हैं। एसजीएस निफ्टी की हल्की कमजोर शुरुआत हुई है, तो उसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा फेड के फैसले पर भी नजर रहेगी, आज से शुरू होगा और इस फैसले पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा ऑटो बिक्री की रफ्तार बढ़ी है। ओवर द वीकेंड काफी सारे ऑटो के नंबर्स अभी आए हैं। एमएनएम, मारुति, एस्कॉर्ट्स ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं और अच्छे नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे रहेगा। और इसके अलावा जीएसटी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ के पार कलेक्शन निकल गया है, तो इसका भी इम्पैक्ट किस तरह का रहेगा ये भी हम समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए 4 अहम ट्रिगर हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्सजीएस निफ्टी इस वक्त हल्के लाल निशान पर कारोबार कर रहा है और एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी मिले जुले ही हैं। निकाई देखिए हल्का लाल निशान में कारोबार कर रहा है, वहीं स्ट्रेट्स टाइम और शंघाई ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर एशियाई बाजारों की भी बात करें तो मिली जुली शुरुआत है और एसजीएस निफ्टी से कमजोर संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की क्या हालात है, क्या ट्रिगर्स हैं, ये समझाने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर एशिया मार्केट ट्रैक करेंगे तो निके, कॉस्पी और ताइवान यहाँ पर कोई बहुत अच्छे संकेत हैं नहीं। हालांकि गिरावट भी उतनी बड़ी नहीं है, 1/4% के आसपास की गिरावट निके पे देखने को मिल रही है। स्ट्रेट टाइम्स बिल्कुल इस समय फ्लैट कामकाज कर रहा है, लेकिन जो मुख्य है वो है एसजीएक्स निफ्टी। यहाँ पर हल्की गिरावट के साथ आज ओपनिंग आती हुई नजर आई और इनफैक्ट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा है तो हो सकता है कि आज ओपनिंग में थोड़े बहुत टिक्स नेगेटिव ही पड़ते हुए नजर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एशियाई बाजारों में हल्की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। अमेरिकी बाजार कल काफी मिले जुले बंद हुए थे, जिसमें डाउ जोन्स लगभग 1/4% के आसपास बंद हुआ गिरकर, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिली। नैस्डैक इसलिए भी क्योंकि एप्पल कहीं ना कहीं फोकस में था, उसके अर्निंग्स आने वाले थे और बाजार बंद होने के बाद जो अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं एप्पल ने वो बहुत तगड़े हैं। जबरदस्त अर्निंग्स एप्पल ने पोस्ट की और 2015 के बाद सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिली। चाइनीज सेल्स बिल्कुल ठीक ठाक और ऊपर से 10,000 करोड़ यूएस डॉलर का बायबैक अनाउंस कर दिया एप्पल ने। तो अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। हो सकता है कि आज भी इंपैक्ट देखने को मिले यूएस मार्केट्स पे इसका। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। देखिए कंसर्न्स हैं इस समय इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, लेकिन इस बैठक में एटलीस्ट इस बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बहुत कम है। 50% इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। फेड बिल्कुल स्टेटस क्यू जो है वो मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ती चली जा रही थी, 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 2.97% आती हुई नजर आई और डॉलर इंडेक्स एक महीने में अगर रिटर्न देखें तो लगभग 2.5% डॉलर इंडेक्स चढ़ चुका है। ये जो डॉलर इंडेक्स चढ़ता चला जा रहा है ना, ये कमोडिटी मार्केट पे थोड़ा दबाव डाल रहा है। कर के सत्र में भी देखा था कि क्रूड का बाजार जो है वो 2% हल्का था, 2% के आसपास की मुनाफा वसूली क्रूड पे देखने को मिली थी। हालांकि अभी भी $73 के पास है ब्रेंट। तो कंसर्न्स तो क्रूड को लेकर हैं ही, लेकिन जो राहत मिली कल के सत्र में 2% की, उसका क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। आज जब शुरुआत हुई क्रूड की तो हल्की तेजी के साथ हुई है, लेकिन बता दूं कि कल की क्लोजिंग 2% नीचे थी क्रूड के बाजार में। ऑल राइट, तो इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। कच्चे तेल से भी इस वक्त एसजीएस निफ्टी इस वक्त हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी मिक्स्ड क्यूज ही देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया रजत, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। विदेशी निवेशकों की बात करें, कैश मार्केट में लगातार बिकवाली बनी हुई है और सोमवार को भी करीब 385 करोड़ की बिकवाली यहां पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है और घरेलू निवेशकों की तरफ से खरीदारी है। 262 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है और एफएनओ मार्केट में भी नेट खरीदारी ही हुई है। लेकिन चलिए अब बनाते हैं बाजार पर पहली रणनीति अनिल सिंघवी जी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, बताइए आज भारतीय बाजारों की बात करें तो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। सोमवार को तो शानदार तेजी देखने को मिली थी, क्या आज भी मोमेंटम बरकरार रहेगा? देखिए पूजा, ग्लोबल संकेत थोड़ी सी कमजोरी के हैं। 2 दिनों से अमेरिका नीचे बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में। तो ग्लोबल संकेत कमजोर है। बॉन्ड यील्ड जैसा रजत बता रहे थे 3% के नजदीक फिर से पहुंच रहे हैं, तो वहां से संकेत ढीले। लेकिन इसके सामने हमारे अपने घरेलू संकेत जो है बहुत दमदार हैं।
जीएसटी कलेक्शन की बात आप कर रही थी, ऑटो नंबर्स देखिए क्या तेज रफ्तार में गाड़ियां बिक रही हैं। उसके साथ देखिए एलएनटी की जो डील हुई ये पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हम खराब खुलेंगे तो हम खरीदारी करेंगे। और एक चीज समझ लीजिए, जितने ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है हम उतने कमजोर होंगे भी नहीं। और अगर 10,740 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, 40 पॉइंट की आप प्रीमियम निकाल दें तो 10,700 के आसपास खुलने के जो संकेत आ रहे हैं वो खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल बन भी सकता है। खाली इतना ही है कि भारतीय बाजार खुलने तक खासतौर से हांगकांग के बाजारों पर नजर रखें, वहां पर किस तरह का कारोबार होता है। लेकिन गिरावट में खरीदारी करनी ही चाहिए। 10,650 10,800 निफ्टी की ये अब नई ट्रेडिंग रेंज है और इस ट्रेडिंग रेंज में 10,700 बेहद अहमियत वाला लेवल है। और उसके नीचे अगर बाजार ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही कमजोरी का हल्का सा संकेत मिलेगा, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है। अगर इसी तरह का मार्केट रहा तब भी हम 10,700 के नीचे ना खुले, ये एक संभावना बन रही है। तो पहली बात ये तो हुई निफ्टी पर। दूसरा भाई ये बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी ने 25,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग दी है सोमवार को वो काफी मजबूत कही जाएगी। और उस लिहाज से 25,400 के नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए काफी मुश्किल है। उसे सपोर्ट मानकर खरीदारी करनी चाहिए। 25,500 के आसपास ऊपर की तरफ 25,700 से 25,800 तक की रेंज खुलती हुई नजर आती है। तो गिरावट में खरीदारी का ध्यान रखें, जितना ज्यादा गैप से खुले उतना बेहतर है खरीदारी करने के लिए। ऑल राइट, तो निफ्टी पर जो आज इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी 10,650, 10,800 और बैंक निफ्टी की भी रेंज आपको दे दी गई है 25,400 और 25,800। ये है बैंक निफ्टी की रेंज आपके लिए। लेकिन सर आज काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं बाजार के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या होगा, क्योंकि एलएनटी के डील से भी क्या बाजार का मूड सुधरेगा? काफी बड़ी डील हुई है एलएनटी के लिए। एलएनटी की डील को पूजा दो तरीके से देखना चाहिए। पहला, एलएनटी के लिए तो पॉजिटिव है ही, जहाँ एक और वो अपने एक बिजनेस को डीमर्ज करके लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 3 बिजनेस तो वो कर ही चुके हैं। लेकिन इस बिजनेस को लिस्ट करवाने के बजाय उन्होंने एक अच्छा बायर ढूंढा है स्नाइडर के तौर पर और 14,000 करोड़ की डील की है। लेकिन इस डील में सबसे खास बात क्या है? इस डील में सबसे खास बात यह है कि ऑल कैश डील है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा एलएनटी को मिलने वाला है और 14,000 करोड़ की रकम कम नहीं होती है। तो ये एलएनटी के लिए अच्छी बात है। अब मार्केट के लिए क्या अच्छी बात है? मार्केट के लिए अच्छी बात है कि देखिए कैपिटल गुड सेक्टर, इलेक्ट्रिकल बिजनेस, ऑटोमेशन बिजनेस, ये बिजनेस वो है कि जो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में अगर इकोनॉमी से जुड़े हुए बिजनेस पर किसी बड़ी विदेशी कंपनी का इतना भरोसा बने और वो एलएनटी के कारोबार को ऐसे के ऐसे खरीदे, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी एक विदेशी निवेशकों के रुख के लिहाज से एक अच्छा संकेत है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाजार के लिए भी, एलएनटी के लिए भी दोनों ही अच्छी खबर है। एक और बात ये भी कि इस डील का अंदाजा था नहीं बाजार को, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से एलएनटी का शेयर पहले भाग चुका। तो मेरा मानना है आज के सेशन में 1425 से 1450 कम से कम इस रेंज तक एलएनटी का शेयर पहुंचना चाहिए। तो यानी कि लगभग यूं समझ लीजिए आप 2 से 4% तक की तेजी तो एलएनटी में इस डील के दम पर बननी चाहिए। ओके, तो एलएनटी में आज तेजी की संभावना है और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। थैंक यू सो मच अनिल जी, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, बाजार पर पहली रणनीति दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थी मार्केट स्ट्रैटेजी आपके लिए। लेकिन आज रिजल्ट हैवी डे भी है। ओवर द वीकेंड काफी सारे नंबर्स भी आए हैं और आज भी काफी सारे नंबर्स आए हैं जिन पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर हीरो मोटो, इस कंपनी के भी नतीजे आएंगे आज और हमारा अनुमान है कि 33% की बढ़त कंपनी के मुनाफे पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा HCL टेक, एक और निफ्टी कंपनी के भी नतीजे आएंगे। यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। हमारा अनुमान है कि मुनाफे में 3% की बढ़त की उम्मीद है। जी बिजनेस का पोल क्या कह रहा है ये भी हम आपको बताएंगे हीरो मोटो और HCL टेक के नतीजों पर। तो इन दो बड़ी निफ्टी कंपनियों के अलावा मैरिको के भी नतीजे आएंगे। डाबर के नतीजे आए हैं। ओवर द वीकेंड शानदार नंबर्स आए हैं और एक और FMCG आज अपने नतीजे घोषित करेगी, जहां पर कि हमारा अनुमान है कि मुनाफे में 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इंडिगो पर भी नजर रखनी चाहिए आपको। मुनाफे में 15% बढ़त का अनुमान है। तो ये कुछ नतीजे रहेंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हीरो मोटो और HCL टेक, इन नतीजों से क्या उम्मीदें हैं, क्या कह रहा है जी बिजनेस का पोल, ये भी हम आपको बताएंगे। अंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। अंचल हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए हीरो मोटो और HCL टेक क्या अनुमान है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए हीरो मोटो के केस में एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। अगर आप कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ भी देखें पिछले 3 महीनों में, इस बार स्ट्रॉन्ग सेल्स रही थी, करीब 23% की वॉल्यूम जंप है। तो वही फायदा कंपनी के रेवेन्यूज में दिख रहा है। 23% के करीब कंपनी की आय बढ़ने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा ऑलमोस्ट 32% बढ़ सकता है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे इनको फेवर में काम कर रही है। पहला तो जो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम है, अदर इनकम हेड से सपोर्ट मिल रहा है और जो ओवरऑल लागत है कंपनी की वो घट रही है। यही कारण है
कंपनी के मार्जिन अगर आप देखिए 13.8% से जंप करके सीधा 16% पे रहने का अनुमान है। अगर ये आंकड़ा, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 16% से बेहतर आते हैं तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा इस शेयर के लिए भी। मुनाफा जहां तक बात है 33% तक बढ़ सकता है, 955 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस भाई कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो हीरो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर HCL टेक की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स को कंपेयर करेंगी तो आय में 3% की बढ़त संभव है। डॉलर रेवेन्यूज करीब 3.6% बढ़ सकते हैं। अब क्रिटिकल रहेगा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रहती है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज की अगर बात करें तो वहां पे 2.2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी गाइडेंस दी थी FY19 के लिए 8 से 10% की ग्रोथ की, और वहीं मार्जिन गाइडेंस 19.5 से 20.5% की थी। अब क्रिटिकल रहेगा इस बारी के मार्जिन कहां पोस्ट होते हैं। अभी तक मार्जिन जो गाइडेंस दी थी उसी दायरे में कंपनी मार्जिन पोस्ट करती आई है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है 19.7% के मार्जिन रह सकते हैं। यहां अगर मार्जिन 20% के करीब रहते हैं ये बेहद पॉजिटिव होगा। मुनाफा जहां तक रही बात, 3% बढ़ने का अनुमान है, 2260 करोड़ के आसपास का मुनाफा रह सकता है। ओवरऑल फोकस करिएगा, नई डील्स कैसी मिली हैं कंपनी को, मार्जिन्स किस तरह के रहेंगे, और गोइंग अहेड FY19 की मार्जिन ट्रेजेक्टरी में, गाइडेंस ट्रेजेक्टरी में कोई बदलाव किया जाता है या फिर नहीं। ऑल राइट, तो HCL टेक मार्जिन्स के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ये दो कंपनीज के नतीजे जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। शुक्रिया अंचल, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प वॉल्यूम ग्रोथ 23% रहने का अनुमान है, एबिटा मार्जिन 16% रहने का अनुमान है। और HCL टेक की बात करें तो जैसा कि अंचल भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि मार्जिन्स पर यहाँ पर आपको नजर रखनी है, और डॉलर आय ग्रोथ 3.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा ओवर द वीकेंड डाबर के भी नतीजे आए हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर्स आए हैं। शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में करीब 7.7% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मुनाफे के फ्रंट पर भी शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं। 19% की बढ़त कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर आई है, और आय की भी बात करें तो 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि हर सेगमेंट से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर देखने को मिला है, और आगे आने वाले समय में भी आउटलुक को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एबिटा पर देखिए 16% की बढ़त एबिटा के फ्रंट पर देखने की उम्मीद है, और मार्जिन्स में भी इस बार बढ़त हुई है। करीब 21.8% के सामने जो नंबर आया है ये 23.9% का आया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छे नंबर्स डाबर की तरफ से इस बार देखने को मिले हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं उन खबरों का जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक्स इन न्यूज का। सुमित हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए खबरों के लिहाज से आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा? काफी हेवी वेट रहने वाला है पूजा आज नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, यानी कि रिजल्ट्स आए हैं कई सारे एक दिन के अंतराल में। तो शुरुआत कर लेते हैं ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ ही, जहां पे पहले TVS मोटर्स के नंबर्स आए हैं। जो बिक्री है वो करीब 24% बढ़कर करीब 3.04 लाख यूनिट के आसपास आई है। और टू व्हीलर सेल्स जो है यानी कि वो करीब 21% बढ़ी है। थ्री व्हीलर मिला के 24% और अदरवाइज 21% है। ये अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। आयशर के भी नंबर्स आए हैं, 27% इनकी बिक्री बढ़ी है, करीब 76,187 यूनिट्स यहाँ पे सेल्स जो है वो आते हुए दिखाई पड़ी है। मारुति इसके नंबर से चौंकाया, करीब 14.5% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली, जो कि सीक्वेंशियली भी काफ़ी साउंड है और YOY में भी काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़ी है। पैसेंजर सेल 15.5% बढ़ी है और घरेलू सेल करीब 13.5% बढ़ी है। अच्छे नंबर है मारुति के भी। और टाटा मोटर्स ने रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो लो बेस का इम्पैक्ट है। अदरवाइज भी कमर्शियल व्हीकलों की बिक्री इनकी करीब 126% बढ़ी है, यानी कि 1.25 गुना यहाँ पे जो सेल है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। और HCV बिक्री जो है वो भी करीब 317% बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं, तो टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और M&M इसकी करीब 22% के आसपास बिक्री बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, 48,000 यूनिट्स रही है। इन टोटल टाटा जो अनुमान था कि बिक्री अच्छी रहेगी उससे अपर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी, उससे बेहतर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज देखने को मिल सकता है। इसमें मारुति रहेगा, इसके अच्छे नंबर हैं, टाटा मोटर्स अच्छे नंबर हैं, M&M के अच्छे नंबर है। तो शायद सभी ऑटो से शेयर जो है वो आज बाजार को खींचते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ खबरों की अगर बात करें तो खबरों में फोर्टिस पहला नाम रहेगा, जहां पर जो डील्स है उनको दोबारा रिवाइज किया गया है। मुंजाल और बर्मन फैमिली की तरफ से भी डील रिवाइज की गई है, और IHH ने भी कंपनी की जो डील है उसको रिवाइज करके 175 रुपये पर शेयर के आसपास कर दिया है। तो यहाँ पर एक नजर रखी जा सकती है, इनकी डील की जो क्लोजर डेट्स है वो करीब आ रही है। BHEL जहाँ कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर करीब 900 मेगावाट का एक ऑर्डर है। ये नेपाल में हाइड्रो पावर के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी करीब जनरेटर्स, टर्बाइंस ये सप्लाई करेगी।
कंपनी का ऑर्डर अच्छा है, बड़ा ऑर्डर है, लेकिन शेयर में चाल आएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा एक हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए हैं। मुनाफा 3057 करोड़ से गिरा है, 2505 करोड़ रुपए आया है। आय भी गिरी है, 6763 करोड़ रुपए आई है। और स्पेशली जो इनका मेजर पोर्टफोलियो यानी कि जिंक और सिल्वर, वहां पर करीब 9% का एक डिप आया है। नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं, दबाव देखने को मिल सकता है। और एक सीएट के नंबर अच्छे आए हैं। मुनाफा 66 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ है और आय 1644 करोड़ से 1680 करोड़ है। अच्छे नंबर आए सीएट के, तो हो सकता है टायर स्पेस में ही आज एक मूव आता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बिक्री भी ऑटो सेल्स की और सीएट के नंबर भी अच्छे हैं, तो पूरे टायर स्पेस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और मार्केट पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टॉक एक्सेस से ब्रिजेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। बताइए आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट में, और ट्रेडिंग के लिहाज से आप कहाँ मौके देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा जी। जिस हिसाब से मार्केट में एक 10,400 या 10,440 का जो एक बेस बनाया है, उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ये लेवल ब्रेक होना चाहिए और मार्केट में एक ऊपरी स्तर को आप टच होता हुआ देखेंगे। एनी हाउ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से निफ्टी को एक बार 10,850 के ऊपर अगर वो बंद होता है, तो आप ये मान के चलिए कि एक बार चांस होगा कि निफ्टी दोबारा अपना जो ऑल टाइम हाई है 11,171 करोड़ टच करने की कोशिश करेगा। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से मैं यही कहूंगा, निफ्टी अगर 10,710 के आसपास में अगर ट्रेड करता है तो एक बार बाई करने की सलाह रहेगी। 10,685 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 10,755 का टारगेट है कि मुझे लगता है कि आज के सत्र में अचीव होना चाहिए। और अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो 10,775 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रही बात दो स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो फाइनेंस कंपनी से रहेगा, रेप्को फाइनेंस, जिसके चार्ट बहुत उम्दा है। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो 640 के आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 625 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 675 का टारगेट है, मुझे लगता है कि आज या कल के सत्र में अचीव होता हुआ होना चाहिए। एनी हाउ अगर 615 ब्रेक नहीं करता है तो आपको ये स्टॉक 710, 715 में आने वाले सत्रों में टच होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको का रहेगा। 332 के आसपास में बंद हुआ, 330 के आसपास बाइंग करने की सलाह रहेगी। 325 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 340, 341 के लेवल है जो मुझे लगता है कि आज के सत्र में अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि उन्होंने बताया 10,710 के आसपास अगर निफ्टी दिखता है तो वहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके हैं। निफ्टी का जो लेवल्स उन्होंने सुझाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। 10,755 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा मैरिको आज नतीजे भी हैं, उसके पहले खरीदारी की राय, और रेप्को होम फाइनेंस में भी खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। चलिए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर भी नजर डाल लेते हैं, एक्सपर्ट्स क्या सुझा रहे हैं। स्टॉक एक्सिस की तरफ से तो आपको राय दे ही दी गई है, रेप्को में खरीदारी करने की राय। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कार्बोरेंडम में खरीदारी करने की राय दी है। 4% की तेजी थी स्टॉक में, 390 के लेवल्स के लिए खरीदारी की राय सुझा रहे हैं यहाँ पर। और अगले कॉल में नजर डालें तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। 244 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 233। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और कार्बोरेंडम ये दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने एशियन पेंट्स में खरीदारी की राय दी है। 1240 के लेवल्स इनका मानना है कि आज इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 1181 का स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं आपको। और वे टू वेल्थ ने टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 356 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। और 339 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगले कॉल में सीमेंस, आज इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर इनका मानना है कि 1160 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1108 का। 2.5% की मजबूती सोमवार को इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी, तो आज इसमें भी खरीदारी के मौके। तो सभी जानकार आज खरीदारी की ही राय दे रहे हैं सभी स्टॉक्स पर। लेकिन अब रुक कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट का, वहां पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। बताइए कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए पिछले हफ्ते में हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। इंटरनेशनल खासकर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो हमने काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी, बट आज रात को फेड के मीट है। इंटरसेट में तो कोई चेंजेस लग नहीं रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी जो तेजी आनी थी वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे लगता है एक पुल बैक देखने मिल सकता है सिल्वर में। इस वक्त भी इंटरनेशनल में देखें तो करीबन 1% की तेजी के साथ ट्रेड करा, तो मुझे लगता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 39,200 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ऑलराइट, और क्रूड में क्या रणनीति सुझाएंगे आप? यहाँ पर भी क्या खरीदारी की राय होगी क्रूड में?
डेफिनेटली पूजा, अगर क्रूड की बात करें तो हमने एक दायरा मेंटेन होते हुए देखा, नीचे में 66, ऊपर में 69, ये दायरे में ही WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल हमने देखा कि यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिकाउंट बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है अपसाइड काफी लिमिटेड है। जब तक ये 6850 के ऊपर नहीं जाता, नई रैली नहीं करेगा, तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि क्रूड में बीच के चलना चाहिए 4500 4520 की रेंज में, नीचे में 4420 तक का लेवल MCX में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रूड में बिकवाली की राय और चांदी में आज आपको खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है। तो ये कमोडिटी मार्केट में रणनीति आपके लिए। थैंक यू सो मच अजय अपना समय देने के लिए। लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का कि आज वहां पर किस तरह का एक्शन है, उनकी नजर कहां है। कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर CLSA की रिपोर्ट आई है, सोमवार को कंपनी के नतीजे भी आए हैं और CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1210 से बढ़ाकर 1360 का कर दिया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। शानदार नंबर्स भी देखने को मिले थे कोटक महिंद्रा बैंक के। और एक और रिपोर्ट आई है सिटी की, सिटी ने बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य यहां पर भी बढ़ा दिया गया है, लक्ष्य 1230 से बढ़ाकर 1430 का दिया है। तो सिटी और CLSA की रिपोर्ट आई है कोटक महिंद्रा बैंक पर। और HDFC, इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं, सोमवार को मार्केट आज में ही आ गए थे। HDFC के भी एसेट क्वालिटी के फंड्स पर नंबर अच्छे थे और लोन ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली थी। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य दिया है 2305 रुपए प्रति शेयर का। तो और इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और यहाँ पर भी जो लक्ष्य दिया है वो 2250 रुपए प्रति शेयर का दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस की तरफ से। और कुछ और रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो HSBC की रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान जिंक पर, यहां पर भी बाई की राय दी है और लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, 370 से बढ़ाकर जो लक्ष्य दिया है वो 390 रुपए प्रति शेयर का दिया है। तो HDFC, हिंदुस्तान जिंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में ये सभी शेयर्स आज रडार पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी दोनों में ही आउट परफॉर्म की रेटिंग है, HDFC में भी आउट परफॉर्म की राय निकल कर आई है और हिंदुस्तान जिंक में भी बाई की रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और भी खबरों का। अगली बार आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपके बिल में गड़बड़ी करे या पोर्टेलिटी में आनाकानी करे तो आप सीधे टेलीकॉम के लिए बनी लोकपाल में शिकायत कर सकेंगे। टेलीकॉम कमीशन ने कल लोकपाल के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी टेलीकॉम ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हम आपको बता दें कि अब आप फ्लाइट के दौरान भी अपना मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे और फोन को फ्लाइट मोड में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीकॉम कमीशन ने वाईफाई डेटा ऑफिस को भी मंजूरी दे दी है, यानी PCO की तर्ज पर आपको जगह जगह हॉटस्पॉट भी मिलेंगे और वाईफाई के जरिए आप डेटा का इस्तेमाल भी कर सकेंगे।